नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र में चित्तौड़ के गोहिल शासकों द्वारा तुर्क सुल्तानों का विरोध भाग 3। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम तेज सिंह और समर सिंह ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासकों का विरोध किया और इन दोनों शासकों की क्या उपलब्धियां थीं, इसकी चर्चा आज की इस डिजिटल कक्ष में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तेज सिंह और समर सिंह दोनों मेवाड़ के प्रतापी शासक जयद्रथ सिंह के वंशज थे। तेज सिंह का शासनकाल 1252 ईस्वी से 1273 ईस्वी के करीब तक माना जा सकता है। तेज सिंह जयद्रथ सिंह का पुत्र था और जयद्रथ सिंह की मृत्यु के बाद वही मेवाड़ का स्वामी बना। वह अपने पिता की भांति ही वीर एवं प्रतिभा संपन्न था। उसने स्वयं को परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर के विरुद्धों से विभूषित किया था। पाक्षिक वृत्ति के लिपकाल के आधार पर तेज सिंह का सिंहासनारोहण वर्ष 1252 ईस्वी माना जा सकता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस स्थिति को स्वीकार करते हुए तेज सिंह द्वारा 15 वर्षों तक मेवाड़ पर राज्य करना स्वीकार करते हैं। तेज सिंह ने अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। उसने अपने पिता की भांति साम्राज्यवादी नीति अपनाई। तेज सिंह का प्रथम संघर्ष चालुक्य नरेश बीजल देव से ही हुआ। इसका प्रमुख कारण दोनों का महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना था। वीर धवल ने 1246 ईस्वी में त्रिभुवन पाल से गुजरात छीनकर मेवाड़ की ओर बढ़ना चाहा था, परंतु वह जयद्रथ सिंह के शासन में तो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका था। इसलिए सन 1260 ईस्वी में तेज सिंह को निर्बल या कमज़ोर समझकर मेवाड़ को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की इच्छा से अब बीजल देव ने तेज सिंह पर धावा बोला। इस युद्ध में चित्तौड़ के तलारक्ष क्षेत्र का पुत्र रत्न सिंह प्रधान सिंह काम आ गया था। इसके अलावा बीजल देव के दानपत्र में उसे बीजल देव को मेदपाटक अर्थात मेवाड़ देश रूपी कलुष राज सत्ता की जड़ उखाड़ने के लिए कुदाल रूप भी बताया है। इससे स्पष्ट है कि बीजल देव ने तेज सिंह के लिए एक महान शत्रु के रूप में कार्य किया, परंतु युद्ध का परिणाम यह रहा कि तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना रहा। इससे स्पष्ट है कि चालुक्य नरेश बीजल देव को इस युद्ध में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई और कोई विशेष लाभ नहीं हो सका। इसके विपरीत तेज सिंह के गौरव में वृद्धि हो गई, क्योंकि इससे उसे विजय के उपरांत अपने को उमापतिवर लब्ध प्रौढ़ प्रताप के विरुद्ध से और अन्य उपाधियों से विभूषित किया। यह विरुद्ध चालुक्य नरेशों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। तेज सिंह ने दिल्ली के सुल्तानों का भी प्रतिरोध किया। उसके समय में दिल्ली का सुल्तान नासरुद्दीन था। वह अपने योग्य मंत्री बलवन की सहायता से अपना शासन सफलता से संचालित कर रहा था, परंतु 1253 ईस्वी में सुल्तान नासरुद्दीन ने अपने अमीर इमादुद्दीन रायहन के बहकावे में आकर बलवन को पदच्युत कर दिया। उसने नागौर की जागीर भी छीन ली गई। उससे नागौर की जागीर भी छीन ली गई। इस पर बलवन को दुख अवश्य हुआ, पर वह निराश नहीं हुआ। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि बलवन ने अपने खोए पद को प्राप्त करने हेतु हिंदू राज्यों
अर्थात रणथंबोर, बूंदी व चित्तौड़ को विजित कर सुल्तान को प्रभावित करना चाहा, परंतु बलबन यहाँ भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तेज सिंह ने उसे खाली हाथ लौटने को विवश कर दिया। 1255-56 ईस्वी में संयोगवश सुल्तान के सौतेले भाई कुतलुक खां ने विद्रोह किया और वह राणा तेज सिंह की शरण में चला गया। कुतलुक खां को दबाने व बंदी बनाकर लाने बलबन को ही सुल्तान ने भेजा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि बलबन ने बागी का पीछा अवश्य किया, पर वह उसे बंदी नहीं बना सका। हालांकि इस युद्ध में केशमा का पुत्र रतन काम आ गया और बलबन बागी के शरणास्थल स्थल को नष्ट करने में भी सफल हो गया, परंतु तेज सिंह के कठोर मुकाबले के कारण बागी कुतलुक खां को नहीं पा सका। अतः तेज सिंह का बलबन से यह मुकाबला भी उसकी दृढ़ता और वीरता का ही परिचय देता है। तेज सिंह के शासनकाल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। यद्यपि उसका अधिकांश समय अपने पिता जैत सिंह की भांति युद्धों में ही व्यतीत हुआ, तथापि सांस्कृतिक विकास को भी उसने रुकने नहीं दिया। इसका श्रेय उसकी रानी जयतल्ल देवी तथा उसके मंत्रियों को जाता है। इसकी रानी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का देवालय निर्मित करवाया। इसी रानी का पुत्र समर सिंह था, जो कि तेज सिंह का उत्तराधिकारी बना। तेज सिंह को भी अपने पिता की भांति विरासत में योग्य मंत्रियों की प्राप्ति हुई। भीम सिंह इनका प्रधान था तथा समुद्रधर महामात्य था। भीम सिंह भी बलबन से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। तलहण अब भी कोषाध्यक्ष के पद पर आसीन था। इन मंत्रियों के संयोग से मेवाड़ की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। मेवाड़ को आर्थिक संकट से नहीं गुजरना पड़ा। इस कारण मेवाड़ की कला भी विकसित होती रही। कला के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। इसके प्रमाण स्वरूप हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ले सकते हैं, जिसकी रचना आहट में होना माना जाता है। तेज सिंह का अंतिम शिलालेख संवत 1324 अर्थात 1267 ईस्वी का मिलता है तथा उसके पुत्र का विक्रम संवत 1330 अर्थात 1273 ईस्वी का शिलालेख मिलता है। अतः तेज सिंह की मृत्यु अनुमानतः 1267 और 1273 ईस्वी के बीच मानी जा सकती है। तो इस तरह तेज सिंह ने मेवाड़ की गद्दी पर शासन 1252 ईस्वी से 1267 ईस्वी तक किया। और तेज सिंह मेवाड़ के उन अनख्यात शासकों में से है जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार मैं इसी व्याख्यान में समर सिंह की भी चर्चा करना चाहूँगा। समर सिंह ने भी मेवाड़ की गद्दी पर लंबे समय तक शासन किया। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया। कुंभलगढ़ प्रशस्त में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरता लिखा है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने समय का शक्ति संपन्न राजा था। आबू शिलालेख में उसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। वैसे तो मुसलमान इतिहासकारों ने समर सिंह के समय होने वाली किसी गुजरात की लड़ाई का वर्णन नहीं किया, परंतु आबू लेख में दिए गए अंकन की सत्यता पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि बलबन के किसी सेना अध्यक्ष और समर सिंह के बीच में संभवतः कोई लड़ाई हुई है। जिन प्रविसूर के तीर्थकल्प से हमें ज्ञात होता है कि विक्रम संवत 1356 अर्थात 1399 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन के छोटे भाई उलुग खां कर्णदेव के मंत्री माधव की प्रेरणा से दिल्ली से गुजरात को चला। समर सिंह की सीमा से निकलने के कारण मेवाड़ को इस सैनिक प्रस्थान से हानि की संभावना थी, अतः उसने उससे दंड लेकर आगे बढ़ने दिया।
वैसे तो गुजरात का उसे एक स्थान पर उद्धारक माना जाता है और दूसरे स्थान में उसके द्वारा इस अवसर पर दंड लेने वाला बताया जाना हमें भ्रम में डाल देता है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि समर सिंह ने समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया और अवसर की आवश्यकता को समझकर मेलजोल की नीति भी अपना ली। समर सिंह के समय के प्रमुख रूप से 8 शिलालेख मिलते हैं। उनके अध्ययन से उसके समय की नीति पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि छोटे छोटे राजाओं के संबंध में उसने कठोर नीति बना रखी थी, जिससे उसके राज्य का राजनीतिक प्रभाव बना रहे। चीरवा लेख से इस कथन की पुष्टि होती है कि जहाँ उसे शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश और अत्यंत शूर कहा गया है, साथ ही इसी लेख में उसे कीर्तिमान, प्रजाहितवर्धक, सधर्म, मर्मज्ञ भी कहा गया है। इसी प्रकार के वर्णन से समर सिंह की सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार और प्रजा के हित की कामना की नीति का बोध होता है। अचल गच्छ की पट्टावली से पाया जाता है कि उक्त गच्छ के आचार्य अमित सिंह सूर के उपदेश से रावल समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि आप अनुमान कर सकते हैं कि मध्यकाल के राजस्थान के राजाओं ने किस तरह से पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा हेतु राजाज्ञाएँ जारी की। चित्तौड़ के विक्रम संवत 1335 अर्थात 1278 ईस्वी के पीछे लेख में अंकित है कि प्रद्युम्न सूर्य के उपदेश से समर सिंह ने श्यामा पार्श्वनाथ के मंदिर के मठ के लिए भूमिदान और मंदिर से मंडपिकाओं से द्रुम, घी, तेल आदि मिलने की व्यवस्था की। इसी प्रकार चीरवा लेख में शिव, विष्णु और देवी के मंदिरों के निर्माण और उनके लिए अनुदान की व्यवस्था का अंकन मिलता है। आबू के विक्रम संवत 1342 अर्थात 1285 ईस्वी के शिलालेख में समर सिंह के द्वारा आबू पर अचलेश्वर के मठ का जीर्णोद्धार करवाना और मंदिर पर स्वर्ण दंड चढ़ाना तथा यहाँ के रहने वाले तपस्वियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उल्लिखित है। विक्रम संवत 1344 अर्थात 1287 ईस्वी के चित्तौड़ के शिलालेख में समर सिंह द्वारा चित्रांग तड़ाग पर यानी तालाब पर वैद्यनाथ के मंदिर में द्रम देने का उल्लेख है। विक्रम संवत 1356 के दरीवा के लेख से मंदिर के लिए 16 द्रम भेंट किए जाने का उल्लेख है। उन उल्लेखों से समर सिंह की धर्मनिष्ठा और धार्मिक सहिष्णुता प्रमाणित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के संचालन की व्यवस्था भी समर सिंह के समय में पूर्ववत थी। चीरवा लेख में क्षेम के पुत्र मदन का चित्तौड़ का तलारक्ष और नागदा में भी टाटड़ जाति के तलारक्षों का होना पाया जाता है। दरीवा लेख से समर सिंह के समय में निम्बा मुख्यमंत्री था और करना और सोहड़ा भी राज्य के प्रमुख कर्मचारी थे। समर सिंह का काल विद्या उन्नत के लिए भी प्रसिद्ध है, जबकि उस समय रत्नप्रभसूर, पार्श्वचंद, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र आदि विद्वान प्रशस्तिकार और लेखक थे। पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी केलहण, शिल्पी कर्म सिंह आदि व्यक्ति भी उस समय के प्रसिद्ध शिल्पी और कलाकार थे। समर सिंह का लगभग शासन जो है 30 वर्ष के करीब मेवाड़ के प्रतिभा संपन्न कालों में से एक था, जिसका आजकल उल्लेख इतिहासकार बहुत कम करते हैं। तो इस तरह से समर सिंह का भी शासनकाल एक आपके इतिहास में उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समर सिंह की विभिन्न नीतियों के संदर्भ में बातचीत की जाती है। समर सिंह के समय में दिल्ली के सुल्तान साम्राज्यवादी और शक्तिशाली थे। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों की दृष्टि थी और समर सिंह का भी इन तुर्क सुल्तानों से संघर्ष होता रहा, जिसकी संक्षिप्त चर्चा विभिन्न ग्रंथों में मिलती है। समर सिंह का व्यक्तित्व
अपने पिता और पितामह की भांति सुयोग्य था और उसके मंत्रियों का कार्यकलाप उसकी उपलब्धियों में सहयोगी होता था, जैसा कि उनके मंत्रियों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। तो इस तरह से धर्म के क्षेत्र में भी समर सिंह ने ख्याति प्राप्त की और उसकी धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। तो शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में भी हमने जैसा बताया कि उसने मंदिर इत्यादि बनवाए। उसके समय में कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया और इस तरह से उसके काल में स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। इसके काल में विभिन्न शिल्पी भी हुए जिनका नामोल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। और समर सिंह विद्या अनुरागी होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। तो मेवाड़ के ये जो दो शासक हैं इनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, इसलिए इन पर मैंने ये व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करना उचित समझा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तेज सिंह और समर सिंह के बारे में पूछा जाता रहा है। आपको यदि इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा या अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।